नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कफ सिरप केस में पुलिस और एसटीएफ लगातार एक्शन में है। वहीं लखनऊ में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के गिरफ्तार आरोपी अमित सिंह टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह कोर्ट लाए गए। कोर्ट परिसर में अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को देखकर वकीलों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाए। तो कफ सिरप केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमित सिंह टाटा आलोक सिंह कोर्ट लाए गए हैं। आलोक सिंह पुलिस से बर्खास्त हो चुका है। दोनों को फांसी की सजा देने के लिए नारेबाजी की गई। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर आगरा से है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर हरदोई से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वृंदावन चौराहे के पास सड़क हादसा हुआ है। इटावा में कानपुर हाईवे पर बाइक सवारों का स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। छात्रों ने बाइक की नंबर प्लेट को गायब कर यह वीडियो बनाया है ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ सकें। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब स्टंटबाजों की तलाश में लगी है। गोवा अग्निकांड के बाद आगरा का फायर विभाग अलर्ट है। फायर विभाग अलग अलग टीमें बनाकर नाइट क्लब, रूफटॉप, होटल और हॉस्पिटल में चेकिंग चला रहा है और मानक देखे जा रहे हैं। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि विभाग लगातार अभियान चला रहा है। कई अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। सभी टीमें जिले में नाइट क्लब, रूफटॉप, रेस्टोरेंट, होटल और हॉस्पिटल के समेत अन्य जगह पर चेकिंग कर रही हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों को चेक किया जा रहा है। सभी स्टेशन प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। जितने स्टेशन अफसर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये अभियान तो पहले भी चलता था, लेकिन गोवा की घटना हुई है जिसको देखते हुए और बृहद स्तर पर इसको जागरूक किया जा रहा है। जहाँ पे इनके अग्निशमन उपकरण प्रकारशील पाए जा रहे हैं, उनको 3 दिवस का समय दिया जा रहा है कि उसको वर्किंग कंडीशन में लाएं। और जहाँ पे कार्यशील है, कैसे है, उनको कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे चलाया जाए, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। और पलायन मार्ग सब ज्यादा होता है क्योंकि किसी हादसे में वहां पे जिस तरह से गैदरिंग भीड़ है उसके हिसाब से उसमें पलायन के रास्ते हैं कि नहीं। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 45 में रोमियो लेन नाम के 2 क्लब बने हैं। फायर विभाग, बिजली विभाग और आबकारी विभाग ने इसकी जांच पड़ताल की। जांच में नोएडा में रोमियो लेन नाम के 2 क्लब, सब कुछ ठीक वहां पर पाया गया है। हमीरपुर में महिला के साथ अभद्रता करना एक युवक को भारी पड़ गया। महिला के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना बारातशाला के पास की घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिर्जापुर से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां साली जीजा के साथ फरार होने पर परिवार ने दामाद के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। घटना अदलहाट थाना क्षेत्र की है, जहां ससुराल से आते ही लड़की अपने जीजा के साथ फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि फरार लड़की की शादी पिछले महीने 12 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई थी। शादी के बाद लड़की मायके में ही थी। 28 नवंबर को ससुराल वाले उसे अपने साथ ले गए और 4 दिन बाद वापस मायके आकर जीजा के साथ फरार हो गई।
मामला हमारा ये है कि हमारा बहन थी छोटी, और उसका मैं क्या नाम था उसका? उसका दिव्या कुमारी उर्फ नीतू, जो कि हमारे बहनोई तरकापुर मिर्ज़ापुर पुलिस लाइन फील्ड के पास उनका घर है, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारे बहन को क्या नाम है उनका? उनका शिव शंकर नाम है। पिताजी? उनके पिताजी का स्वर्गीय बच्चे लाल हमारे बहन को बहला फुसला कर और घर से बुलाकर उसके रकम पताई 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार थार ने सड़क पर चल रही एक दूसरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरी गाड़ी सीधा पलट गई। यह घटना गुरुग्राम में घामड़ोस टोल प्लाजा के पास हुई है। एक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखाई दिया कि पहले तो थार ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर मदद के लिए रुकने के बजाय वहां से भाग निकला, जिसके रोकने की टोल कर्मियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने थार को उल्टी दिशा में दौड़ा दिया। वो टोल प्लाजा पर जाने के बजाय उसी रास्ते पर भाग गया जहां से आया था। हालांकि पुलिस ने थार चला रहे भरत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बेकाबू हुई कार का वीडियो सामने आया। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार अनकंट्रोल दिखी। चलते चलते कार में अचानक आग भी लग गई। इस हादसे में 5 लोग बाल बाल बचे हैं। तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर की यह घटना है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हुई है ये कार, ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। बाल बाल वहां पर जान बची है। कार में आग लगी, बाल बाल बचे 5 लोग। तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर की यह घटना है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से कार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ गया। मीरापुर थाना परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक फिल्मी डायलॉग पर रील बनाते हुए दिखाई दिया। वीडियो में युवक पुलिस के कंधों पर बैठा हुआ नजर आता है और इसके बाद वो सलाखों के पीछे खड़े होकर माफी मांगता दिख रहा है। ये वीडियो युवक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया था। मामला वायरल होते ही पुलिस ने इसका तुरंत संज्ञान लिया। इसके बाद मिशन शक्ति टीम को जांच में लगाया गया और टीम ने युवक को गिरफ्तार करके थाने ले आई, जहां उसे हिरासत में लिया गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता होता तो मैं नहीं करूँगा। तो गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। माफ कर दो, बिल्कुल भी नहीं होगा आगे से। मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता होता तो मैं नहीं करूँगा। तो गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल भी आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। माफ कर दो। पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति द्वारा थाने में घुसकर एक रील बनाई गई थी और जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस सोशल मीडिया पर वायरल रील का तत्काल संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को तस्दीक किया गया, जिसका नाम आमिर पुत्र समीम निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना मीरापुर पाया गया था। आज थाना मीरापुर पुलिस की एंटी रोमियो विंग के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में शादी से इंकार करने पर लड़की के परिजनों ने युवक को जूते की माला पहनाई। लड़की को देखने के बाद युवक ने शादी से इंकार कर दिया। इससे लड़की के घर वाले नाराज हो गए। लड़की के परिजनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, उसके गले में जूते की माला पहनाकर उसकी फोटो भी खींची। लड़के के घर वालों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। हंगामा बढ़ता देख लड़की वालों ने आसपास के लोगों को बुला लिया। बाद में पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। उसके बाद लड़के के घर वाले उसे छुड़ाकर अपने साथ घर ले गए। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का है। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी थी। युवक ने युवती को देखने की इच्छा जताई। इसके बाद वो अपने परिचितों के साथ युवती के घर पहुंचा। आरोप है कि मुलाकात के बाद युवती के परिजन ने शादी पक्की करने का दबाव बनाने लगे। अब्दुल ने सोचने के लिए समय मांगा और कोई जवाब नहीं दिया। इससे लड़की के घर वाले नाराज हो गए। उन्होंने लड़के को पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसे जूते की माला पहनाई। देखिए, थाना जनकपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर जूतों की माला पहनाकर उसको घुमाया जा रहा है।
तो ये जो हमें जानकारी की उसमें पता चला है कि जो लड़का है जो इसमें पीड़ित है वो थाना फतेहपुर क्षेत्र का रहने वाला है और ये यहाँ पे जनकपुरी क्षेत्र में लड़की देखने आया हुआ था। इन दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चल रही थी। यहाँ पे किसी बात को लेके इनमें दोनों परिवारों में विवाद होगा, जिसमें इसमें दोनों में कहा-सुनी है और फिर आगे गाली-गलौज मारपीट हुई है। इसमें जो वादी है उसको बुलवा लिया गया है और बुलवा के उससे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। संभल में 100% SIR का काम पूरा हो चुका है। अब मैपिंग के काम को पूरा किया जा रहा है। जिले में करीब 10% वोट डबल मिले हैं, जबकि 20% वोट को कैंसिल किया गया है और साथ ही 6% नए वोटर्स का स्वागत किया गया है। में हमारे कुल 15,70,306 वोट थे और कुल 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उन चारों में 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। अब मैपिंग की कार्रवाई हमारी चल रही है और दोबारा एक बार हमने सभी BLO से जितने भी ASD वोटर्स हैं और प्रोजेनी हैं उनको देखने के लिए बोला है और अंतिम रूप से जो हमारा कार्य है वो पूर्ण हो। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर एक्शन से हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मियों ने काम छोड़ दिया है। आउटसोर्सिंग कंपनी ने नगर निगम को इसकी जानकारी दी है। इनके रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक कूड़ा कलेक्शन का काम कर रहे करीब 125 कर्मचारी डॉक्यूमेंट मांगने पर भागे हैं। दिन 18 नवंबर को मैंने जांच करी थी। उस दिन 160 सफाई कर्मचारी चले गए और वो लखनऊ से ही चले गए। तो ये माना जाए कि वो अवैध थे? बिल्कुल अवैध थे, हैं, इसलिए भागे और भी भाग रहे हैं। काफी झुग्गी झोपड़ी खाली हो रही हैं। तो ये मान लिया जाए कि सफाई का जो काम था उसमें अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अवैध नागरिक इन्वॉल्व थे। लखनऊ में बहुत जगह है जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी बनी है, बहुत जगह ये सब रोहिणी है, बांग्लादेशी है। फर्जी तरीके से कागज इनके बनाए। जब कागज मांगे गए ओरिजिनल तो ये भाग लिए। और ATS ने लखनऊ नगर निगम समेत 17 नगर निगमों को पत्र लिखकर उनके यहाँ सफाई कर्मचारियों की एक लिस्ट तलब की है, क्योंकि अभी तक जो भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बात का शक जताया जा रहा है कि नगरों में जो सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह की लिस्ट अब UP ATS ने भी तलब कर ली है। राजधानी लखनऊ में 8,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो सफाई से जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 5,000 ऐसे हैं जो सीधे सफाई के काम से जुड़े हुए हैं और 3,000 से ऊपर ऐसे कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में जुटे हुए हैं। नगर निगम ने कई निजी कंपनियों को सफाई का ठेका दे रखा है और ऐसी कंपनियों के ही ठेकेदारों ने इस तरह के लोगों को अपने यहाँ सफाई के काम में लगा रखा है। जब वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की गई है तो राजधानी लखनऊ में भी 160 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो गायब मिले हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होते ही वो गायब हो गए हैं। यूपी पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया है। शहर शहर झुग्गी बस्तियों से संदिग्धों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर और वाराणसी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अफसर घुसपैठियों की जांच पड़ताल के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। वाराणसी पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत सपा नेता और मेयर प्रत्याशी रहे OP सिंह के हाथा में बसाई गई झुग्गियों से की है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी और मुजफ्फरनगर की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। SP नेता पर झुग्गियां बसाने का आरोप लगा है। मूर्ति का काम आता है तो गणपति करने के लिए देहरादून भी चले जाते हैं। हम मूर्ति भी बनाते हैं, वो देहरादून जाते हैं। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले नहीं है, सब अलग अलग पड़े। वाराणसी कमिश्नरेट में जो अवैध रूप से जो यहाँ वाराणसी में रह रहे हुए बांग्लादेशी, रोहिंग्या
और इन लोगों का वेरिफिकेशन और चेकिंग लगातार किया जा रहा है। उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं, कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी आईडी कार्ड्स हमें प्राप्त हुए अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही आईडी कार्ड्स पाया गया। और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या कोई क्रिमिनलिटी पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां पर पुलिस का पूरा फोर्स आया है और यहाँ पर उनका आईडी कार्ड और तमाम जो वो रह रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका कागज पत्तर चेक कर रही है। उनका जो आधार कार्ड बना है, उनका जो पहचान पत्र बना है वो किस प्रकार बना है, उसका पूरा कैलकुलेशन जुटा रही है। और तमाम इन घरों में देखिए कि बाकायदा यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है, पूरा इनके घर का जो रहन सहन है वो पूरा बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदे पूरा इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपना घर बनाया हुआ है और तमाम यहाँ रहने के जो साधन है वो है। फिलहाल घर से कुछ लोग जरूर गायब नजर आ रहे हैं इस पुलिस के कार्रवाई के बाद, लेकिन कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। आज दूसरी तस्वीर देखिए तमाम लोग यहाँ दरवाजा बंद करके अंदर भागे हुए हैं या फिर बैठे हुए। कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर हैं जो काम कर रही हैं और तमाम बड़ा दूर तक ये बस्ती आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी दूर तक ये बस्ती है। देखिए जब सर्च ऑपरेशन जब चलना शुरू हुआ, इसकी जब भनक पहुंची तो कुछ लोगों ने यहाँ बाहर ताला लटकाया हुआ, हालांकि खुला हुआ है लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। पुलिस अब इनको निकालने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। ज्यादातर जिलों में 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। कासगंज में एसआईआर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीएलओ लगातार अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर और तहसील स्तर पर काम में जुटे हुए हैं। जिले की तीनों विधानसभा में करीब 99.5% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कल तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अमेठी में एसआईआर का 97% काम पूरा कर लिया गया। चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा करने के लिए 11 दिसंबर आखिरी तारीख है। और सीधे आपको संसद लेकर चलते हैं जहां पर राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। Come and see us. They make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker Sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker Sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote.
everything that we see. In fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker, sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker, sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ I'm doing, relax. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. थोड़ा बता दे So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS
attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम मिले। नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। What is that? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the subject में नहीं आपका lobby. आपका lobby subject में नहीं है. ये विषय कर रहे हैं. The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps
in destroying democracy. The capture of the intelligence agencies, we have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture is... What is this? मानिए प्लीज मानिए. The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof.